की तरफ से इस हत्या को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही जो एनकाउंटर यूपी में अब तक हुए उस पर भी सवाल किए गए थे। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि 24 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो बड़ा अपडेट अतीक अशरफ हत्याकांड पर 24 अप्रैल को इस संदर्भ में सुनवाई होगी। और क्या कुछ दलीलें रखी जा सकती हैं, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहेगा, सबकी निगाहें। तो स्वतंत्र जांच की याचिका पर 24 अप्रैल को ये सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। उस बीच याचिकाकर्ता की तरफ से जिस तरह से अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस के सुरक्षा चाक चौबंद होने के बावजूद उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो इस हत्या को लेकर खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। अब स्वतंत्र जांच को लेकर 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे। तो स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से। तो साथ ही एनकाउंटर को लेकर भी सवाल जो यूपी में किए गए हैं उसको लेकर किया गया। संवाददाता अवनीश चौधरी के साथ अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आपका रुख करना चाहेंगे अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। 24 अप्रैल को अब होगी सुनवाई, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका लगी थी जिसमें मांग की गई थी कि इस मामले की स्वतंत्र जांच हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में हो। और इसके साथ तमाम जो है उस याचिका में तमाम दलीलें दी गई थी कि 183 एनकाउंटर हुए हैं, सभी की जांच होनी चाहिए। उन सभी के ऊपर जब याचिका दाखिल हुई तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने जो याचिकाकर्ता एडवोकेट हैं विशाल तिवारी, उन्होंने इसकी मेंशनिंग की कि इस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। लेकिन इस पर 24 अप्रैल की तारीख लगाई गई है कि 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है इस याचिका पर सुनवाई करेगी। और जब इस मामले पे जब सुनवाई होगी तब जो याचिकाकर्ता पक्ष हैं उनकी जो दलीलें हैं उनको सुना जाएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें होंगी। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख है वो यहाँ पर तय कर दी है। लेकिन इस तारीख के मुकर्रर होने के बाद जो याचिकाकर्ता के पक्ष के लोग हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हो पाई तो उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो दिन भी यहाँ पर सबकी निगाहें होंगी जब दलीलें याचिकाकर्ता की तरफ से, क्योंकि न सिर्फ अतीक अशरफ को लेकर बल्कि याचिका में जो एनकाउंटर यूपी में हुए उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। अवनीश जी बिल्कुल, इसमें जो एडवोकेट विशाल तिवारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि याचिका न सिर्फ अशरफ और अतीक हत्याकांड को लेकर है बल्कि जो 183 एनकाउंटर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दाखिल की गई है पुलिस के हवाले से ही, उन्हीं सभी एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए हैं। और बाकायदा ये कहा गया है कि इससे पहले भी फर्जी एनकाउंटर के मामले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए और उस दौरान भी ये लिबर्टी दी गई थी कि अगर कोई इस तरह का फिर कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी मेंशनिंग या उससे संबंधित याचिका दाखिल की जा सकती है। जब ये अतीक और अशरफ कांड सामने आया है तो एडवोकेट विशाल तिवारी ने स्वतंत्र जांच की मांग की है, न सिर्फ अतीक अशरफ के केस को लेकर बल्कि जो तमाम एनकाउंटर हैं जो संदेह के घेरे में हैं यूपी पुलिस के, उन सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि वो अपनी निगरानी में या जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी निगरानी में मामले की जांच के लिए कोई कमेटी गठित करें। अब ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आगे क्या स्टैंड लेता है और क्या रुख यहाँ पर रखा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को लेकर जांच जारी। तो अतीक के बेनामी निवेश को लेकर एसटीएफ कर रही है जांच। हत्याकांड को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अतीक अशरफ की हत्या के पीछे बेनामी संपत्ति भी एक बड़ी वजह। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी न्यूज स्टेट पर आपको हम दे रहे हैं। तो अतीक को मिला साबरमती जेल में बंद बिजनेसमैन का साथ। साबरमती जेल में बंद 4 बिजनेसमैन के नाम सामने आए हैं। बिजनेसमैन की मदद से अतीक ने मजबूत किया नेटवर्क। तो अतीक अहमद ने इनके जरिए बेनामी संपत्तियों का निवेश किया। प्रयागराज, ललितपुर, माउंट आबू में अतीक की बेनामी संपत्ति। अतीक का जिशान और इमरान से विवाद चल रहा था। तो बेनामी संपत्तियों को लेकर ये विवाद चला जा रहा था और ऐसे में इसको भी एक आधार इस हत्या के पीछे माना जा रहा है। दोनों अतीक के पत्नी शाइस्ता परवीन के भी रिश्तेदार हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के निशाने पर थे दोनों। तो जिशान इमरान की हत्या की भी साजिश रची जा रही है।
तो बेनामी संपत्तियों को लेकर ये विवाद चल रहा था और हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा कारण इसको भी माना जा रहा है। राहुल डबास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया उसके बाद कई तरह के सवाल है। इस बीच ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि बेनामी संपत्ति का विवाद भी एक बहुत बड़ा कारण अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे। बेनामी संपत्ति की सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर अतीक नहीं रहेगा, अतीक का परिवार नहीं रहेगा, तो संपत्ति पर कोई वारिस नहीं रहेगा। और यही वजह सामने आ भी रही है कि जिस तरीके से जो अतीक का नेटवर्क था, चाहे वो साबरमती जेल का हो या फिर उसके भाई अशरफ का नेटवर्क हो जो ललितपुर जेल का हो, उन्हीं के जरिए बेनामी संपत्ति खरीदी जा रही थी, न सिर्फ प्रयागराज के, क्योंकि समीरा होटल समेत कई ऐसी बेनामी संपत्ति है जो इलाहाबाद शहर के अंदर है, बल्कि माउंट आबू राजस्थान के अंदर भी कई ऐसी संपत्तियां थी। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अतीक नहीं रहेगा तो इन संपत्तियों का मालिक कौन होगा, और जो क्या मालिक बनेगा वही अतीक की हत्याकांड के पीछे की वजह हो सकता है। इसके पीछे की वजह ये भी एक और भी सामने आई है, जिसमें इमरान और जिशान का नाम सामने आया है, क्योंकि ये दो व्यक्ति है जो अतीक के टारगेट पे थे और ये बताया जा रहा था कि उमेश पाल के बाद इनका नंबर होने वाला है। ऐसे में खतरा उन्हें उनसे था जो अतीक के जिंदा रहते हुए जिनकी जिंदगी पर दहशत थी, रिस्क था, और दूसरा जो अतीक के मरने के बाद मुनाफा उठा सकते थे बेनामी संपत्तियों को लेकर के। जी बिल्कुल, और अब 4 बिजनेसमैन के नाम भी सामने आए हैं। किस तरह से जांच आगे बढ़ती है ये देखना होगा। राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ेंगे आगे। तो अतीक और अशरफ के हमलावरों से लगातार जो है वो पूछताछ हो रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। तो कम उम्र के साधारण से दिखने वाले तीनों शूटर्स को इतने महंगे हथियार आखिर कहां से मिले, पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था, क्योंकि हमलावरों की माली हालत इतनी नहीं थी कि वो इतने महंगे हथियार खरीद सके। जानकारी से ये भी पता चला है कि तीनों शूटर गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित थे, उनका वीडियो देखा करते थे और उसी की तरह बनने की चाहत भी ये तीनों हमलावर रखते थे और इसी के चलते उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमीरपुर जेल में बंद होने के समय सनी सुंदर भाटी के करीब आया और उसी के जरिए मेरठ के अपराधी सोडी से भी परिचय हुआ था। सोडी से गहरी दोस्ती होने के बाद सोडी ने ही सनी को टर्की मेड 2 पिस्टल दी थी, जिनका इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया था। इन पिस्टल को सोडी ने पाकिस्तान से पंजाब के जरिए तस्करी कर यूपी तक पहुंचाया था। तो हमीरपुर जेल में बंद होने के दौरान सनी लवलेश और अरुण के संपर्क में आया था और उसी बाद उसने माफिया ब्रदर्स की हत्या की साजिश रची थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया सुंदर भाटी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। लगातार गैंगवॉर, अपहरण, हत्या और जमीनों पर कब्जे के नाम में मशहूर सुंदर भाटी इस बार अतीक अहमद और असद अहमद की हत्या से नाम जुड़ा है। जो शूटर सनी था वो हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी से मिला और उस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां हुई। सूत्रों ने जानकारी दी है कि सनी के पास जो पिस्टल मिली थी टर्की मेड जिकाना, वो पिस्टल सुंदर भाटी के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। सुंदर भाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई गैंगस्टर के टच में था। सुंदर भाटी के पास से AK-47 जैसे कई हथियार, आधुनिक हथियार आज से पहले मिल चुके हैं। सुंदर भाटी की पूरी भूमिका को लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। 2014 में सुंदर भाटी को नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस ने जेल भेजा था। उस वक्त सुंदर भाटी के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम था। अब सुंदर भाटी जिस तरीके से इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आ रहा है, उसको देखकर STF और तमाम जो एजेंसियां हैं वो सुंदर भाटी की भूमिका को लेकर जांच कर रही हैं। सुंदर भाटी की अगर बात की जाए तो सुंदर भाटी ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है और नरेश भाटी गैंग से गैंगवार पिछले 2003 से चल रही है। इस गैंगवार में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछली सरकारों के दौरान सुंदर भाटी और अनिल दुजाना के बीच समझौता भी कराया गया था। उस समझौता के बाद से ये गैंगवार थमती हुई नजर आ रही है। जिस वक्त सुंदर भाटी को गिरफ्तार किया गया, सुंदर भाटी को ग्रेटर नोएडा की कासना जेल में बंद किया गया था, लेकिन सुंदर भाटी यहां से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। लगातार उन लोगों से जेल में मिलता था जिन लोगों से उसको फायदा लेना होता था या अपने गैंग के लोगों से लगातार मिलता था। सुंदर भाटी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए उसको यहां से हमीरपुर जेल में भेजा गया और
हमीरपुर जेल से भी अब वो अपने गैंग को किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसका खुलासा अब इस अतीक अहमद और अरशद की हत्या के बाद सामने आया है। फिलहाल इनके नेटवर्क को लेकर तमाम तरीके की जांच जारी है और दावा किया जा रहा है कि अगर सुंदर भाटी का कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड में मिलता है तो आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।